हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए रवनीत कौर और आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने किसी भी पर्सन से किसी भी तरह का गिफ्ट रिसीव किया गया है तो उस पे टैक्स की क्या प्रोविजंस लगेंगी, टैक्सेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी की प्रोविजंस लाने से पहले गिफ्ट टैक्स होता था, फिर गिफ्ट टैक्स अबॉलिश कर दिया गया और प्रोविजन सारी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी की इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में लेके आई गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गिफ्ट का मीनिंग एज पर द एक्ट एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। तो कोई भी तरह का अगर एसेट आपने रिसीव किया है विदाउट कंसिडरेशन, आपको पता है गिफ्ट हम किसी से रिसीव करते हैं तो बदले में हम कुछ नहीं देते, इट मीन्स द गिफ्ट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। कुछ भी आपने रिसीव किया, कोई एसेट, कोई मनी की फॉर्म में, और मनी इज वर्थ इन काइंड मीन्स इन काइंड, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी होगी, शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज होगी, कोई पेंटिंग होगी, वो सारी आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई लैंड, बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कोई भी गिफ्ट रिसीव किया है और वो टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हमने उसको टैक्सेबल करना है। तो अगर वो टैक्सेबल है तो किस हेड के अंदर हम उसको टैक्सेबल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर गिफ्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो व्हाट कैन बी द काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स, किस तरह के गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो। मॉनेटरी गिफ्ट मीन्स सम ऑफ मनी, मे बी इन कैश, मे बी इन चेक, इन द फॉर्म ऑफ चेक, मे बी ड्राफ्ट एटसेट्रा, विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट के लिए आप एक बात याद रखना, गिफ्ट का मतलब ही है कि आपने उसके बदले में उस बंदे को कुछ नहीं दिया, विदाउट कंसिडरेशन। सेल के, सप्लाई के केस में होता है कि आपने किसी को सर्विस गुड्स प्रोवाइड की तो उसके बदले में आपने पैसे रिसीव किए, या अदर देन इन काइंड रिसीव किया मनी, इन अदर देन मनी रिसीव की कंसिडरेशन। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। एग्जांपल्स दी हुई हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, शेयर्स, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर और एनी अदर काइंड ऑफ आर्ट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग है कैपिटल एसेट दैट हैज बीन डिफाइंड, कोई भी कैपिटल एसेट, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई, जिसकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में आप जाके देख सकते हो कि क्या डेफिनेशन है। वैसे मैं आपको बता दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी कैपिटल एसेट दैट इज नॉट मूवेबल, और लैंड और बिल्डिंग इसकी एग्जाम्पल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मनी आपने किसी से भी रिसीव की एज अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, तो वो गिफ्ट के फॉर्म में उसकी हम टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे आगे। और हो सकता है आपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया किसी से एट अ लेस प्राइस और एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, मीन्स जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे कम, मीन्स फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, नॉट फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। 100 रुपये की चीज है, आपने उसको 50 रुपये में खरीदा किसी से, तो मीन्स इनएडुकेट, उसकी प्रोविजंस भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मनी की टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपने मॉनेटरी फॉर्म में किसी से गिफ्ट लिया है तो उसके केस में क्या टैक्सेबल होएगा। होल अमाउंट इफ द सेम एक्सीड्स 50,000, अब 50,000 आपने सिंगल वैल्यू नहीं देखनी है, आपने देखनी है एग्रीगेट वैल्यू। किसमें? ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर की आप बात कर रहे हो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रही हूँ या 22-23 की बात कर रही हूँ, तो मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में देखना है कि मैंने जितने गिफ्ट रिसीव किए, हो सकता है मैंने 2 रिसीव किए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, तो इनकी वैल्यू मैंने चेक करनी है। तो अगर तो 50,000 तक है तो 50,000 तक तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर जब वो 50,000 से क्रॉस करगी, 50,000 से क्रॉस करगी, तो अगर सपोज करो 70,000 है, मैंने एक 70,000 है, तो पूरी की पूरी वैल्यू दैट इज 70,000 विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। एग्जांपल,
ए है, ए ने अपने फ्रेंड बी से रिसीव किया कोई गिफ्ट मनी की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में सपोज करो। सी से उसने कैश रिसीव किया 40,000, डी से उसने कैश रिसीव किया 20,000। तो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रही हूँ, सपोज करो 21-22। तो ये मेरा टोटल कितना हुआ 80,000। तो 80,000 इज मोर देन 50,000। तो सारी की सारा 80,000 क्या हो गया, दिस इज टैक्सेबल। तो ये फर्स्ट केस हो गया। और अगर सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस, इस केस में क्या हो सकता है, सपोज करो ए ने बी से रिसीव किया 20,000, सी से रिसीव किया 20,000, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 40,000 टोटल वैल्यू, दिस 40,000 इज लेस देन 50,000, दिस इज लेस देन 50,000। तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी नील, कुछ भी नहीं टैक्सेबल। होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ गई। आगे चले, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको मीनिंग बता दिया ऑलरेडी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो उस केस में हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में आप याद रखना, हमने देखनी है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। याद रखें, FMV का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू, कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, पहला केस, केस 1 है, केस 2 है। इस केस में इसके भी आगे केसेस 2 बन सकते हैं, इसके भी आगे केसेस 2 बन सकते हैं। तो पहला है विदाउट कंसिडरेशन मींस एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। तो पूरी की पूरी अगर एक्सीड कर रही है, फिर आपने कोई चीज रिसीव की, उसकी वैल्यू 70,000 है, तो पूरी की पूरी 70,000 विल बी टैक्सेबल। अगर आपने उसके बदले में कुछ नहीं दिया मींस विदाउट कंसिडरेशन। तो इनएडुकेट कंसिडरेशन है, तो आपने कंपैरिजन करना है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू का और कंसिडरेशन का, और इन दोनों का अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो आपने टैक्सेबल वैल्यू उसकी क्या होएगी, क्या टैक्सेबल करना है, डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल है पहले विदाउट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन सपोज करो ए ने बी से शेयर्स लिए हैं विदाउट कंसिडरेशन एंड उसकी वैल्यू है 40,000, और एक मूवेबल प्रॉपर्टी उसने सी से ली है जिसकी वैल्यू है 30,000। तो टोटल 70,000 उसने एक फाइनेंशियल ईयर में लिए, तो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 70,000, 50,000 से ऊपर है फेयर मार्केट वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन लिए, तो पूरे के पूरे 70,000 विल बी टैक्सेबल हियर। और दूसरे के केस में इनएडुकेट कंसिडरेशन के, अगर ये उसने 70,000 की जगह पे 40,000 के लिए होते तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना था, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना था। और अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है मींस फेयर मार्केट वैल्यू और एंड कंसिडरेशन में डिफरेंस क्या है, मोर देन 50,000। ये मैंने 1,20,000 की उसके एक्चुअल मार्केट वैल्यू 1,20,000 है और कंसिडरेशन मैंने उसको पैसे कितने दिए, सपोज करो 80,000, सपोज 1 लाख ओनली। तो पहला केस है 20,000, इसका मतलब 20,000 तो 50,000 से कम है, इस केस में नील विल बी टैक्सेबल, कुछ भी नहीं टैक्सेबल। और इस केस में सपोज करो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख है और मैंने उसको कंसिडरेशन दी सिर्फ 1 लाख, 1 लाख दी, डिफरेंस क्या है 1 लाख और 1,50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000, तो पूरी की पूरा डिफरेंस जो है 1 लाख का, दिस विल बी टैक्सेबल। होपफुली आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि अथॉरिटी फिक्स कर देती है, अंडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिक्स कर देती है किसी भी इमूवेबल लैंड बिल्डिंग की, वो लेनी है, उसको कंपेयर करना अपने कंसिडरेशन। इन केस ऑफ इनएडुकेट कंसिडरेशन की बात कर रही हूँ। विदाउट कंसिडरेशन के केस में आपने देखना है कि अगर कोई बंदा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
जिसकी 50,000 से ऊपर है वो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, लैंड रिसीव कर रहा है, तो सारी की सारी उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर सपोज करो मैंने 5 लाख का कोई भी किसी से 5 लाख की प्रॉपर्टी रिसीव किया विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ नहीं दिया बदले में, तो 5 लाख का 5 लाख मेरा टैक्सेबल हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ध्यान से देखना, सेकंड केस डिफरेंस बिटवीन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, मींस कंपैरिजन किसके बीच में हमने करना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में, इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने में 2 पॉइंट आपके वो होने चाहिए, यहां पे एंड है, प्लस है, यहां पे 50,000 से एक तो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, प्लस 10% ऑफ द कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो हायर है, इन दोनों में से जो हायर है उससे डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा क्या, मैं क्या टैक्सेबल कर दूंगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो कंसिडरेशन में जो डिफरेंस है वो। अब देखिए अगर ये 10%, ये वाला 10% 20% बन जाएगा इन केस अगर आपने वो प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड, एज अ स्टॉक एंड ट्रेड नॉट कैपिटल एसेट हेल्ड की हुई है, तो होल्ड की हुई है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड बाय द सेलर एंड ट्रांसफर्ड बिटवीन, इन डेट्स के बीच में आपने ट्रांसफर की है, एंड बाय द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट टू द बायर एंड कंसिडरेशन इज इक्वल टू और मोर देन 2 करोड़, तो इस केस में आपकी ये जो परसेंटेज 10% है वो 20% चले जाएगी। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव, ए ने लैंड रिसीव की बी से विदाउट एनी कंसिडरेशन 5 लाख की, तो ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है इसकी मींस 50,000 से ऊपर है, तो पूरी की पूरी 5 लाख विल बी टैक्सेबल। और सेकंड केस में ए ने कोई बी से कोई लैंड वो एज ए गिफ्ट ली विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसकी वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन हमने देखनी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसकी सपोज करो 25,20,000 और कंसिडरेशन है सॉरी स्टैंप ड्यूटी है 28 लाख और कंसिडरेशन है 25,20,000। तो आप देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज 2,80,000 और 50,000, और हमने क्या कंपेयर करना था, इसका डिफरेंस को किसके साथ कंपेयर करना है, इन दोनों में से जो हायर हो। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे और है, इन दोनों में से आपने देखना हायर। तो देखो अगर 50,000 और 10% ऑफ किसका देखना आपने, कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन क्या है, ये 25.20, तो इस हमारा कितना बन गया 10% ऑफ 20 का 50,000 और 2,52,000, तो इसमें से हायर कौन सा है, ये। तो इससे हायर से ये हायर है 2,80,000, जो डिफरेंस है बेसिकली आपने डिफरेंस इन दोनों में से जो हायर है, पहले आप इन दोनों को देख लो कि इन दोनों में से हायर क्या है, फिर आप डिफरेंस निकाल लो कि डिफरेंस इन दोनों में से जो हायर है उससे हायर है 2,80,000 है, इस इनमें से हायर क्या है 2.52 2,52,000, तो 2,80,000 इज ग्रेटर देन 2,50,000। इसका मतलब पूरा का पूरा डिफरेंस जो 2,80,000 है, दिस इज टैक्सेबल इन दिस केस। मैं दोबारा ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ली है कोई प्रॉपर्टी, आप ले रहे हो किसी से एज अ गिफ्ट, तो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों का हायर चेक कर लो, फिर उसको कंपेयर करो डिफरेंस बिटवीन एसडीवी मीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन। तो अगर वो हायर है उससे, तो पूरा का पूरा डिफरेंस टैक्सेबल कर दो, तो क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल हियर। नाउ देयर आर सम केसेस जिस केस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, इस केस में आपको कोई वैल्यू चेक करने की नहीं जरूरत, इस केस में फुली एग्जम्प्ट है,
सारे गिफ्ट। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल के केस में कोई भी उसका रिलेटिव अगर उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, और एचयूएफ के केस में अगर एचयूएफ को किसी भी मेंबर से गिफ्ट मिला है तो इट इज नॉट टैक्सेबल। इट इज एन एक्सेप्शन टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, फर्स्ट एक्सेप्शन। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। सेकेंड केस देख लेते हैं, ओकेजन ऑफ मैरिज, ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, नॉट एनी अदर ओकेजन। ध्यान रखना, विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अगर किसी ने विल कर दी, विल के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी पैसा मिला, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, दैट इज नॉट टैक्सेबल। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, कोई बंदा है उसको लग रहा है मेरी डेथ हो जानी है, मैंने उस कंटेम्पलेशन में किसी को कुछ डोनेट कर दिया, मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 1023C, कोई भी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी से रिसीव कर रहा है कोई भी गिफ्ट, अगर जो कि 1023C में जो ट्रस्ट वगैरह मेंशन किए गए हुए हैं और इंस्टीट्यूशन से, उससे रिसीव कर रहा है इंडिविजुअल, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। अगर कोई ट्रस्ट है जो 12A, 12AA, AB में रजिस्टर्ड है, उससे भी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो नहीं। तो ये भी सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर ये अगर आपने इन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिसीव किया है कोई भी गिफ्ट, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। बस इस केस में आप देख लो, ये है कि अगर इंडिविजुअल इनसे रिसीव कर रहा है तो नहीं टैक्सेबल। और इस केस में अगर कोई फंड और ट्रस्ट जो कि इसमें रजिस्टर्ड है वो रिसीव कर रहा है, तो इस केस में गिफ्ट कौन रिसीव कर रहा है, ये जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड है, इस केस में इंडिविजुअल इनसे रिसीव कर रहा है गिफ्ट, तो नहीं टैक्सेबल। अगर किसी का डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गई है, जो कि अंडर सेक्शन 47 में मेंशन्ड है, तो उस केस में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कुछ भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करो, दैट इज मनी, दैट इज नॉट टैक्सेबल। और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक एडिशनल पॉइंट है कि प्रॉपर्टी अगर आपने इंडिविजुअल फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, कोई ट्रस्ट बनाया है जो कि स्पेसिफिकली बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल है, और वो ही इंडिविजुअल उस ट्रस्ट को दे रहा है कुछ, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। कोई भी एचयूएफ अपने मेंबर से कुछ रिसीव कर रहा, दैट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इन केस ऑफ एचयूएफ मेंबर इज इट्स रिलेटिव। तो हम जल्दी जल्दी रिलेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब रिलेटिव की डेफिनेशन में इंडिविजुअल की पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ, उस स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, हस्बैंड, वाइफ इज कवर्ड अंडर द रिलेटिव डेफिनेशन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर भी कवर्ड है, आपके पेरेंट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल के ब्रदर और सिस्टर, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। असेंडेंट मीन्स आपसे पहले वाली जनरेशन, मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स सारे इसमें आ गए। डिसेंडेंट मतलब आपका सन, आपका ग्रैंडसन, आपका ग्रेट ग्रैंडसन, वो आ गए डिसेंडेंट में। तो स्पाउस के भी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट इसमें कवर्ड है। और स्पाउस ऑफ द पर्सन बी टू एफ जो मैंने बात की है, इनके स्पाउसेस बी कवर्ड है इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो इंडिविजुअल के केस में ये सारे कवर्ड है रिलेटिव की डेफिनेशन में, और एचयूएफ के केस में तो सिंपल है, सारे मेंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रही हूँ। रिलेटिव की डेफिनेशन स्पेसिफिक है, जो उसने उसमें मेंशन कर दिए वही आएंगे, उसके अलावा फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। और सिर्फ ओकेजन ऑफ मैरिज पे ही गिफ्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इट इज नॉट टैक्सेबल, अदर देन ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड आर टैक्सेबल। अगर अब्रॉड से गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो भी 50,000 से अगर ऊपर जा रहा है तो जो प्रोविजंस मैंने डिस्कस की हैं वो सारी लगेंगी, तो वो भी टैक्सेबल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको सारी प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट समझ आ गई होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं तो आप प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।